यस कविता जी, आपका स्वागत है। अब हम आध्यात्मिक यात्रा की तरफ बढ़ेंगे। आज हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने बचपन से कैसे शुरुआत करी? आपने या आपके पेरेंट्स, आपका माहौल कैसा था घर का? और किन-किन रास्तों से, किन-किन पड़ावों से होते हुए आप यहाँ तक पहुँचे? और क्या अनुभव, बिल्कुल, वो सब हम जानना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल। वैसे तो मैं अनुभव बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से शेयर करती हूँ अच्छा, हमें आप भी लोगों के जानना है लिए। कुछ लोगों ने, तो फिर हाँ, अच्छा लगेगा हमें सुन के, तो आप प्लीज़ शेयर करें, बिल्कुल, मुझे जानकर बिल्कुल। बहुत परिवार में भी। जी, ज़रूर। तो मेरी यात्रा तो ऐसी थी कि जो एकदम प्रैक्टिकल होता है ना, जो व्यक्ति सोचता है कि जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, इसके अलावा दुनिया में और कुछ नहीं है। तो ना भूत, ना प्रेत, मैं इन सब बातों को नहीं मानती थी। और मेरा बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं था। बचपन से हमारे घर में पूजा का बड़ा माहौल था, मेरे पेरेंट्स को पूजा का बड़ा शौक था। शौक मतलब वो बहुत डीप उसमें उनके अंदर रूटेड थी, दोनों पेरेंट्स के अंदर पूजा। और मैं हालाँकि शायद मैं ध्यान के लिए बनी थी, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हो पाती थी कभी भी पूजा में। बैठती ज़रूर थी, लेकिन बस प्रसाद-वसाद खाने तक ही। और लेकिन एक उस पूजा के माहौल से ना एक हम मेरे अंदर डर था, क्योंकि बार-बार ये बताया जाता था कि ऐसा करो नहीं तो ये देखो वो पूजा नहीं करते थे, ऐसा हो गया उनके यहाँ, ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं, ऐसा करने से ये भगवान को पसंद नहीं है। इस तरह की बातें बताएँ, तो मेरे अंदर एक बहुत ज़्यादा डर बचपन से इंस्टिल हो गया, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके वो बढ़ता ही चला गया। और मैं भी पूजा करने लगी विद टाइम। शादी-वादी हुई, उसके बाद जब बच्चे-वच्चे हुए, तो देख-देख के अपनी मदर को और घर का माहौल देख के मैं भी बहुत पूजा करने लगी। बहुत सारे व्रत करना, उपवास करना और सोचना कि इस तरह से हम भगवान को खुश कर लेंगे, ये सब करने लगी। लेकिन मेरा ये मानना है, जो ये स्टोरी मैं हमेशा सुनाती हूँ, कि जो हमारा मार्ग है, सच्चा मार्ग है, वो हमें कभी न कभी ऐसे घुमा-फिरा के वहाँ लाया ही जाता है। भगवान के द्वारा, जो यूनिवर्स है उसके द्वारा, जिसको हम भगवान बोले, गॉड बोले, या जो भी चेतना है उसके द्वारा। तो मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ कि मौके आए कि मुझे इस तरफ लाने के लिए 2 बार ऐसा हुआ कि कोई कोई एक एक हमारी फैमिली में फ्रेंड थे जो कि रेकी किया करते थे। उस समय मैं समझती थी कि ये कुछ पावर है, लेकिन एनर्जी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। हालाँकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो एनर्जी के बारे में पढ़ा था, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी और ये क्या है, इस सब के बारे में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। फिर हमारे ओशो के फॉलोअर एक फ्रेंड थे, उन्होंने भी हमको बहुत कोशिश की, लेकिन ओशो के प्रति भी जो कॉमन धारणा बनी हुई है कि उनकी एक एक ही किताब के कारण। मैम एक बार मैं म्यूट ऑल कर देती हूँ मैम। हाँ, हाँ, कर दीजिए। यस मैम, आपने आपका म्यूट। एक बुक जो उन्होंने लिखी, जो फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, उसके कारण क्या हुआ कि उनकी प्रति धारणा बड़ी खराब बन गई समाज में, और मैं भी उसी की शिकार हो गई। मैंने सोचा कि ये सब जो है, ये ओशो ठीक नहीं है, क्योंकि एक जनरल हमारे समाज में ये भी है कि बाबाओं के प्रति जो है ना, हम लोग बहुत डरते हैं। हम सोचते हैं कि सारे गुरुओं के प्रति धारणा ये है कि ये पता नहीं क्या लूटने के लिए आए हैं, या बेवकूफ बना रहे हैं, या इस तरह की चीजें जो है ना हमारे मन में धारणा है। तो मेरे अंदर भी वो धारणा थी, तो मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी। जाना, पैर छूना, ये सब मुझे पसंद नहीं था। कुछ भी गुरुओं से मैं दूर ही भागा करती थी। लेकिन एक स्टोरी जो मैंने पहले जिक्र किया, मैं बताना चाहती हूँ कि एक बार एक व्यक्ति था जो कि अपने एक नौकर के साथ गया। उसका एक घर बन रहा था 3-4 मंजिल का, और वो ऊपर चढ़ गया और नौकर नीचे था। अब उसको नौकर को बुलाना था, तो कैसे बुलाए? तो उसने पहले आवाजें दी, तो नौकर ने नहीं सुना। फिर उसने सोचा क्या करूं, तो उसने 10 रुपए का नोट फेंका। फिर उसने देखा, नौकर ने क्या किया, इधर उधर देखा, अरे नोट मिल गया, रख लिया। फिर देखा तो उसने 50 का फेंका, फिर उसने 100 का फेंका। और नौकर जो है वो खुशी खुशी यहाँ वहां देखे, कोई देख तो नहीं रहा, और चुपचाप नोट रख ले। तो अब उस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया ऊपर से, छोटा सा पत्थर फेंका। अब जब पत्थर पड़ा उस नौकर को, तब उसने ऊपर देखा कि ये पत्थर कहाँ से आया। तो मनुष्यों की भी ये स्थिति है
कि वो क्या होता है कि जब तक उनको गिफ्ट्स मिलती रहती हैं लाइफ में, अच्छा चलता रहता है सब, वो बड़े खुश होते हैं, सारी गिफ्ट्स बटोरते रहते हैं, कभी क्वेश्चन नहीं पूछते कि ये कहाँ से आए गिफ्ट और क्यों मिली मुझे। और जब पत्थर पड़ता है तब वो ऊपर देखते, अरे ये पत्थर किसने मारा। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि जो गिफ्ट थी लेते चले गए, हालांकि लाइफ में स्ट्रगल थी, क्योंकि एक बार जब आप निकल पड़ते हैं जीवन के रास्ते में तो ऊंचाइयां नीचाइयां आती, जो कि स्वाभाविक है, स्ट्रगल तो थी, लेकिन जब आपको पत्थर पड़ता है तब आप देखते हो। तो मुझे भी ऐसे ही पत्थर पड़ा तो मतलब उस समय तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि जब भगवान पत्थर मारता है तो उसके साथ एक मलहम भी भेजता है। तो फिर क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड मिल गई मुझे, जो कि सत्संग किया करती थी। तो फिर मैंने सत्संग करना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक जो कहना चाहिए ईश्वर का जो डर है बहुत ज्यादा मेरे अंदर था। सत्संग में जाती थी, खुश होके सुनती थी, भजन गाती थी, लेकिन ईश्वर का डर तब भी बना हुआ था मेरे अंदर, कि पूजा पाठ तब भी मैं करती थी। हालांकि हमारे सत्संग में जहाँ मैं जाती थी वहां ऐसा कहा जाता था कि भजना है, भक्ति भाव रखना है, इसमें कर्म कांड में नहीं फंसना है। फिर भी मैंने कर्म कांड छोड़ा नहीं था। फिर क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड मिली मुझे, कविता गुप्ता, जिनका मैं पहले बता चुकी हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी मेरे गुरु आए हैं, पत्री सर, और वो ध्यान सिखाते हैं, तो क्या आप चलेंगे ध्यान करने के लिए। तो थोड़ा क्यूरियोसिटी भी थी, हालांकि ध्यान में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं आंख बंद करते इतने थॉट्स आते थे कि मैं परेशान हो जाती थी। मैं सोचती थी ध्यान क्या चीज है, मेरे बस का नहीं। फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है चलती हूँ। तो मैं गई, एक हॉल था, बड़ा सा फुल था, पत्री सर आए और उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया स्टेज पे बैठ के। तो पहले तो वो मुझे और गुरुओं जैसे लगे नहीं, क्योंकि वो आए, सबसे हाथ मिला रहे थे, बात कर रहे थे, और फिर वो बांसुरी जब उन्होंने बजाई और मैंने आंख बंद की, तो वो अनुभव ऐसा था कि मैं आज तक रोमांचित हो जाती हूँ उसको सोच के। मैंने देखा कि एक बड़ा सा पहाड़ है, बचपन में कभी हम एक पहाड़ पे गए थे, उस तरह के पहाड़ थे वो, और एक रोड है जो कि ऊपर ऊपर जा रही है, और सबसे ऊपर एक बिल्कुल नीले रंग के कृष्ण भगवान है, जो मुझे यूं यूं करके बुला रहे हैं। अच्छा, उसके पहले एक मजेदार बात ये थी कि कृष्ण भगवान के ऊपर मेरा ज्यादा वो नहीं था, क्योंकि मैंने सुना था उनकी 16,000 रानियां हैं। तो मैं सोचती थी कि ये भगवान, ये कैसे भगवान है जिन्होंने इतनी सारी शादियां की। तो मैं कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा, राम भगवान को मैं बहुत मानती थी, हनुमान जी को मैं बहुत मानती थी, पर कृष्ण भगवान के प्रति मेरा उतना वो नहीं था प्यार, जितना कि उसके बाद मुझे हो गया एकदम। तो अब तो इतना प्यार हो गया है कि पूछो मत। तो वो मुझे ऐसे ऐसे बुला रहे हैं और मैं ऊपर चढ़ती चली जा रही हूँ, और वो 1 घंटे की जर्नी, 1 घंटे का पूरा ध्यान ऐसे ही निकल गया, बस पता ही नहीं चला। और वो अनुभव इतना सुंदर था। फिर पत्नी सर ने लास्ट में सबसे बोला कि अपने अपने अनुभव शेयर करें। तो मैंने डर के मारे कृष्ण भगवान वाला पार्ट नहीं बताया। मैंने कहा पता नहीं क्या बोलेंगे सर। मैंने कहा सर मैं पहाड़ चढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा पहाड़ चढ़ना ध्यान में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, इवॉल्व हो रहे हो आप, ऐसा उन्होंने बताया। तो बस वो उसके बाद तो मेरा मन लग गया ध्यान में बहुत ज्यादा, मुझे ध्यान करना अच्छा लगने लगा। हालांकि बहुत विचार आते थे, अकेले जब बैठ के ध्यान करो तो मैं साथ ढूंढती थी किसी किसी का, कि किसी के घर जाऊं और मुझे ध्यान करने को मिले। मुझे नहीं मालूम था कि उसके क्या फायदे हैं क्या नहीं है, बस मुझे अच्छा लगता था। और चूंकि मैंने बताया ना पत्थर पड़ा था, तो रिलीफ मिलता था, मुझे बड़ा ही रिलीफ मिलता था मुझे सत्संग जाने से, ध्यान करने, दोनों ही चीजों ने बराबर हेल्प की। फिर एक चीज जो इम्पोर्टेंट हुई वो ये कि पत्री सर बहुत सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मतलब किताबें पढ़िए, स्वाध्याय में बड़ा जोर देते। उस समय तो जूम सेशन होते नहीं थे, ना इतने मास्टर्स होते थे, ना कोई बताने वाला था। तो मैंने स्वाध्याय, मुझे पसंद आ गया, बुक्स पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गया। इतना कि मतलब मैं बहुत सारी किताबें जहां भी जो भी मिलती थी मैं उनको खरीद लेती थी। तब अमेजोन भी नहीं था, तो कभी किसी मेल उसमें गए, स्टॉल किसी ने लगाया है या कुछ है, तो उसमें से वहां से मैं, मुझे जो बुक मिलती थी, या कहीं हम कहीं घूमने गए वहां क्रॉसवर्ड वगैरह से कोई बुक खरीदी, तो इस तरह से मैंने बहुत किताबें खरीदी और बहुत पढ़ी। मुझे पसंद था पढ़ना, और किताबों ने मेरी बहुत हेल्प की। लेकिन मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि क्या हुआ कि पत्नी सर के जाने के बाद ही, पत्नी सर एक तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते थे, बार बार आते थे। वहां पे एक और वो हुआ, कैंप हुआ,
क्या मतलब एक सेशन था, एक विशाल अवतार। कविता गुप्ता की मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने मतलब जो बहुत मेहनत की उन्होंने। उड़ीसा में हालांकि एक से एक मास्टर्स है। कटक में तो ध्यान का केंद्र है, लेकिन भुवनेश्वर में जहाँ हम रहते थे वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान का प्रचार नहीं था। कविता गुप्ता ने किया बहुत ज्यादा, तो उन्होंने विशाल अवतार को बुलाया। हालांकि उस समय उनके सेशंस जो वो पेड हुआ करते थे, पैसे देना पड़ते थे आपको, कुछ ज्यादा नहीं, 400 500 ऐसा एक सेशन का। लोग गुस्सा भी होते थे, लेकिन मैं इस चीज को मैं पूरी तरह से रियलाइज करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कविता को अरेंज करते हुए। वो एयर टिकट कटाती थी आने वाले मास्टर का, उनका रुकने का, खाने पीने का, सेशन जहाँ होगा वो हॉल। तो ये सब कुछ फ्री में नहीं होता फ्रेंड्स। तो जो लोग अगर ये बोलते हैं कि ध्यान, हालांकि पत्नी सर हमेशा बोलते हैं कि ध्यान फ्री में देख सिखाना चाहिए, तो अपने घर में सिखाइए, आपके पास कोई केंद्र है वहां सिखाइए। लेकिन अगर आप कुछ अरेंज कर रहे हैं सेशन, तो आपको पैसे देने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी अमूल चीज है कि जिसके लिए कितना भी देना पड़े मैं उसको कम मानती हूँ। तो उन्होंने विशाल अवतार को बुलाया, और किस्मत से उस समय ऐसा था कि मुझे वर्टाइगो का वो आया हुआ था, एक अटैक टाइप का, और बहुत चक्कर आते थे मुझे। और एक दिन 2 दिन पहले हुआ, और फिर मैं उठ भी नहीं पाती थी। मैं सुबह एक गोली, शाम एक गोली खाती थी, और मैं दिन में 3-4 बार एक्सरसाइज करती थी, बट वो कम नहीं हो रहा था। तो मैंने कविता से कहा मैं नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि ये जो है ना मेरा मुझे चक्कर आ रहे हैं, वहां पे मुझे पता नहीं कैसा लगेगा, कि मैं कुछ कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो कविता ने कहा भाभी 10 मिनट के लिए आइए, बस आइए तो सही। तो मैं वहां गई तो मैंने वहां देखा कि एक सेशन चल रहा था। थोड़ा लेट गई मैं, जहाँ की लोग यूं हाथ करके अपनी इन उंगलियों पे, 4 लोग मिलके, 2 लोग यहाँ से और 2 पैर में नीचे, ऐसे करके लोगों को उठा लेते थे। एक अच्छे खासे आदमी के साथ 70 किलो को ऐसा बैठा, 2 लोग पीछे से, 2 लोग साइड से। वो कहते थे बस ध्यान करिए। वो 2 मिनट का ध्यान कराते थे, जो खड़े हैं उनको, और जो बैठा है उसको भी कराते थे, कि तुम कितने फूल की तरह हल्के हो। और वो लोग बस ऐसे करके उनको उठा लेते थे। तो बड़ा ही हैरानी हुई मुझे, और मैंने कहा मैं भी करती हूँ। तो मैं भी गई वहां पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि चलिए आपको यहाँ से उठाना है। तो मैं जैसे ही झुकी तो मुझे चक्कर आने लगा, तो मैं खड़ी होने लगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैडम, खड़े मत होइए, झुके रहिए झुके रहिए। तो मैं दबाव में झुकी रही और झुकी रही, और फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा उठाइए, तो हम लोगों ने उठा लिया। 4 लोगों ने मिलके इतने भारी व्यक्ति को इतना ऊपर उठाया, आप समझ लीजिए 1 फीट से ज्यादा सोफे से ऊपर उठा लिया। तो मैं बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने एक सेशन और कराया, जिसमें जलता हुआ इतना बड़ा रुई का गोला मुंह में रखना, और वो मुंह में रखते ही, उसके पीछे एक साइंस है कि मुंह में रखते ही वो बुझ जाता है, लेकिन आदमी जलते हुए आग को कैसे खाए। वो किया, लेकिन वो सेशन खैर बाद में किया। इस सेशन के बाद जब मैं 1 बजे खत्म होना था, लंच के पहले, और जब मैं बाहर निकली, तो मेरा वर्टाइगो हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, फॉर लाइफ। तो ये बड़ा ही अद्भुत मेरा अनुभव था। माइंड पावर का सेशन था, और मैंने जाना कि आपके माइंड में कितनी पावर है। हम कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप को, हम कितने शक्तिशाली बीइंग्स हैं। तो और एक फिर मेरे अंदर और भी चेंज आया, जो मैंने बताया ना, डर बहुत ज्यादा था पूजा पाठ करने वाला। तो जो ये सत्संग होता है, ये कितना फायदेमंद है। एक दिन हम बैठे थे, तो ऐसी बातचीत चल रही थी, तो कविता ने मुझे बोला कि अब आप पूजा पाठ छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा छोड़ दूंगी, भगवान गुस्सा तो नहीं होंगे, वो ना मैं उनका ये सब करती हूँ। तो कविता ने मुझे इतनी मतलब जबरदस्त बात बोली। उसने बोला कि वो आपके पिता हैं, तो क्या आपके पिता आपसे इस छोटी सी बात पे कि आपने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, उनको क्या वो नाराज हो जाएंगे? आपके पिता, आप कुछ भी करते रहिए, वो आपको प्रेम करेंगे। बच्चे चाहे कैसे भी हो, माता पिता उनको हमेशा प्रेम करते हैं। और ये बात मुझे बहुत ज्यादा मतलब दिल को मेरे लग गई। और फिर मैंने पूजा पाठ करना कम कर दिया, ध्यान में ही ज्यादा समय लगा दिया, धीरे 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 धीरे। मतलब वो एक स्टेज होती है लाइफ की, कि आपका जो विकास होने लगता है। तो और बहुत सारे ध्यान में फिर मुझे अनुभव भी होने लगे, दिखने लगा कुछ कुछ। और उसी उसी दौरान जो है दिसंबर में एक रिट्रीट हुई, जिसमें हम लोग गए, जहाँ जी के सर जो स्पिरिचुअल टैबलेट वाले हैं वो आए हुए थे। वहां पे बहुत सारे मास्टर्स अच्छे अच्छे आए हुए थे, अत्री सर तो थे ही। तो उन सबको मैंने, सुषमा सराफ थी वहां पे, उन सबको मैंने सुना। और
प्रेमनाथ सर थे। प्रेमनाथ सर का सेशन तो इतना जबरदस्त था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और हम लोग बहुत ध्यान करते थे। रात को डिनर के बाद भी एक ध्यान सत्र होता था जो कि 8 साढ़े 8 बजे शुरू होता था, और वो हम लोग उसमें बैठे ही रहते थे। मतलब वो होता तो 1 घंटे का था, पर 11-12 बजे तक लोग कोई जाता नहीं था। और दिन भर भी हम लोग तरह तरह के प्रोग्राम्स, बड़ा ही कॉम्पैक्ट और अच्छा था। वहां पे मुझे एक अनुभव हुआ, मुझे उस समय जॉइंट्स में पेन हो रहा था, तो मैं सोचती थी कोई हीलर मुझे मिले, मुझे कोई हीलिंग करना है मुझे अपनी, ऐसा ऐसा मैं सोचती थी। हालांकि जी के सर उस समय आए हुए थे, पर मुझे मालूम नहीं था कि वो क्या बताते सिखाते। तो जब मैं ध्यान कर रही थी तो अंदर से मेरी एक आवाज आई कि डोंट लुक फॉर हीलिंग, हीलिंग विल कम टू यू। तुमको हीलिंग के लिए ढूंढने की कहीं जाने की जरूरत नहीं, हीलिंग खुद चल के तुम तक आएगी। और इसके बाद ही मैंने जी के सर का सेशन अटेंड किया, और उसके बाद ही बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे मैंने रियलाइज किया कि क्या शक्ति है मेरे अंदर, और क्या हीलिंग होती क्या है, और क्यों, मतलब क्यों हम बीमार होते हैं। ये चीज भी मैंने रियलाइज की। ये सब बनाए हुए जो हमारे कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स है हमारे, इन्होंने ही हमें बीमार करके रखा। इनको निकालने से ही हीलिंग हो जाती है। इसके अलावा दुनिया में आप बाहर से ऊपर से दवा कितनी भी खाते रहे, कितनी भी हीलिंग कराते रहे, वो सब टेम्परेरी है। तो जो हमारे बिलीफ सिस्टम के जो प्रोग्राम्स हैं हमारे अंदर, जब उनको हम निकालें तब हमारी हीलिंग होगी। तो ये हुआ ऐसे करके बहुत सेशंस में। मतलब अनुभव तो मेरे इतने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत सारे अनुभव हैं। फिर मैंने डॉक्टर न्यूटन का भी एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बारे में एक छोटा सा, वो था तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो उन्होंने बताया कि कैसे हम कितना ज्यादा हम कनेक्टेड हैं, और अगर हम अपनी आंखें बंद करें तो बाजू वाले सामने वाले के बारे में किसी कुछ भी जान सकते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ में जो बैठी थी, उन्होंने कहा अपने पड़ोसी के बारे में आंख बंद करके और देखिए क्या दिखाई देता है आपको। तो वो जो लड़की मेरे बाजू में बैठी हुई थी, वो बड़े तैयार वैयार होके अपने हस्बैंड के साथ आई थी, लाल रंग की बिंदी बिंदी लगाए हुए। और मैंने आंख बंद की तो मुझे ऐसा लगा कि बड़ा ही लड़ाई झगड़ा है इसके घर में, बहुत ज्यादा, और कुछ टेंशन है आपस में, कुछ बहुत ज्यादा। अब जब उसने पूछा आपने क्या देखा, उन्होंने कहा अपने पार्टनर से पूछिए। तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा था। मैंने कहा कि ये कैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा, स्ट्रगल दिख रही, संघर्ष। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा कि मैंने ना ऐसा देखा है कि बहुत कुछ संघर्ष है, कुछ बहुत ज्यादा बातचीत, कुछ लड़ाई झगड़ा है क्या तुम्हारे घर में। तो उसने बताया कि हाँ, बहुत ज्यादा संघर्ष था मेरे जीवन में अभी तक। और मेरी शादी हुई थी, बहुत अब्यूजिव मैरिज थी, जिससे मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ। फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मेरा सपोर्ट नहीं किया, तो वहां भी मेरी बड़ी स्ट्रगल थी। और उसके बाद बोले ये जो अभी मैं आई हूँ, ये हमारी अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, ये मेरे क्लास फेलो था, बचपन से क्लासमेट था, और फिर हम दोनों ने शादी कर ली है अभी। तो फिर मैं इनको लेके आई हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ये भी कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ इनकी हो। वो डॉक्टर न्यूटन की फॉलोवर थी पहले से। तो ये भी मेरा बड़ा ही अद्भुत अनुभव था, जिसमें मैंने जाना कि आप कितना ज्यादा कनेक्टेड हो लोगों से। अम, एक अनुभव और मैं बताना चाहूंगी जो कि मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ करती थी और मैं बहुत हिंदुइज्म की फॉलोवर थी। तो मुझे लगता था कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है और वही सर्वश्रेष्ठ है, और बाकी सब धर्म बेकार हैं, ये लोग हमारे धर्म को नष्ट करने में लगे। इस तरह की बातें मुझे लगती रहती थी हमेशा। तो एक बार मैं ध्यान में बैठी, तो उसमें वो एक गाइडेड मेडिटेशन था। तो उसमें उसने बोला, जो गाइड कर रही थी लेडी, उसने बोला कि आपके सामने 3 वो आएंगे, क्या बोलना चाहिए, मास्टर्स आएंगे। तो आप देखिए कौन कौन है वो मास्टर्स 3। तो मैंने देखने की कोशिश की पहला मास्टर कौन था। थे तो 3, पर मैं उनकी चेहरा नहीं देख पाई, ना पहले का ना दूसरे का। और तीसरे को जब मैंने देखा तो बिल्कुल, मतलब वो जीसस जैसे थे देखने में, वैसे ही आंखें और वैसे ही करुणा और प्यार टपक रहा है। तो मैंने कहा अरे ये तो जीसस है, ऐसा मन में सोचा मैंने। तो वो मुस्कुराए। तो जीसस मेरे ध्यान में, मतलब मैं भी वो भौचक्की लगी, क्योंकि मैं तो कृष्ण भगवान और गौतम बुद्ध और इन सबको देखने को एक्सपेक्ट करती थी।
मन में जो कंस्ट्रक्ट रहता है, हमारे गुरु, हमारे देवी देवता, हमारे ऋषि मुनि, ये सब। तो जीसस को देखा तो फिर जीसस जो है वो मुझे ऐसे आगे, दोनों हाथों से ऐसे आगे करके कुछ दे रहे हैं। तो मैंने देखा तो वो क्रॉस है, तो मैंने नहीं लिया। मैंने ऐसे मना किया उनको ध्यान में ही। तो उन्होंने फिर मुझे दोबारा दिया, फिर मैंने नहीं लिया। फिर उन्होंने तिबारा दिया, तो फिर मैंने संकोच में कि वो इतना दे रहे हैं तो मैंने वो ले लिया। और वो लेके मैंने और ऐसे पकड़ा ही था, इतने में वो जो मेडिटेशन जो गाइड कर रही थी, उसने बोला कि अब आप मास्टर जिनको आप देख रही हैं अपने सामने, उनसे कुछ गिफ्ट मांगिए। तो मैं तो ले चुकी थी क्रॉस। तो मैंने जीसस से कहा कि अब मुझे कुछ गिफ्ट दीजिए। तो जीसस मुझे बोलते हैं, दिया ना ये क्रॉस। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ और दीजिए। तो उन्होंने मुझे ऐसा एक हार्ट का शेप दिया, अरे वाह! वो मैंने ले लिया। वो मैंने ले लिया और मेडिटेशन खत्म हो गया। लेकिन देखिए मन में कितना शक होता है, फिर भी मुझे लगा कि इन्होंने मुझे क्रॉस क्यों दिया, इन्होंने मुझे क्रॉस क्यों दिया, मन में डर था मेरे। फिर मैंने अपनी बेटी को फोन किया, मेरी बेटी बहुत स्पिरिचुअली मेरे से आगे है। मैंने कहा आज ना मेरे मेडिटेशन में जीसस आए थे, मैं कोई खुश नहीं थी बहुत ज्यादा। तो और उन्होंने ना मुझे क्रॉस दिया। बोली, वो इतनी एक्साइटेड, बोली अरे कितनी खुशी की बात है, आप तो खुश हो जाओ, आपको तो डिवाइन प्रोटेक्शन दिया उन्होंने। आपने देखा नहीं मूवीज में कैसे वो लोग क्रॉस पकड़ लेते हैं जब कोई भी चीज गड़बड़ होने लगती है तो। तो मैंने तो वाकई मैंने रियलाइज किया, और धीरे धीरे 2-3 दिन में वो पूरा इम्पैक्ट मैंने फील किया। जो जीसस आए और जो उन्होंने मुझे प्यार दिया, और उसके बाद तो मतलब जीसस इतना फेवरेट हो गए हैं मेरे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे जीसस को देखते, कहीं भी मैं देखती हूँ जीसस की फोटो या कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस वो ऐसे बाहें फैला के मुझे ही बुला रहे हैं। तो वो जो धर्म वाला जो कॉन्स्ट्रक्ट था ना मेरा, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो तुरंत ही खत्म हो गया। इतना मेरा अंदर से प्यार उमड़ने लगा जीसस के प्रति, और मुझे उनसे अपने तक प्यार आता हुआ फील होने लगा। तो ये एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अनुभव था मेरे जीवन का। और लोग कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। तो एक तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि ध्यान के पहले का जो जीवन था ना, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो व्यर्थ था। मैंने मतलब इतने सारे साल, हालांकि वो एक यात्रा थी जो किसी पड़ाव तक जो मुझे लेके गई, पर मुझे लगता है कि इतने साल मैंने कैसे इस सब के बिना बिताए, क्योंकि ये इतना सुंदर जीवन है, ये वाला जीवन जो ध्यान और सत्संग के बाद जो मेरा शुरू हुआ। तो मुझे लगता है वो जीवन तो बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया। लेकिन ठीक है, हर चीज के कुछ मायने होते हैं और हर चीज का समय भी होता है। तो इसमें एक चीज मैं फ्रेंड जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि जब ईश्वर आपको गिफ्ट्स दे रहा हो, बहुत गिफ्ट देता है भगवान, तब आप तभी आप उसकी तरफ मुड़ जाइए। पत्थर फेंकने का इंतजार मत करिए। पत्थर अपने ऊपर गिरने का वेट मत करिए। आपके पास जब बहुत सारी गिफ्ट्स आ रही हो लाइफ की, तभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जरूर 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 शुरू कर दीजिए। जो भी इसको सुन रहा है वो जरूर इस बात पे ध्यान दे। तो फिर मुझे क्योंकि बुक्स पढ़ने का शौक था, और फिर मैं बैंगलोर गई। जो रिट्रीट हुई इस बैंगलोर में होती थी, जिसको GFSS बोलते हैं, ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट उसको बोलते हैं। तो मैं पहली बार गई, डरती हुई गई। मैंने सोचा पता नहीं कैसी होगी, क्या होगा, डॉर्मेट्री में रुकना था। वो बहुत ही अच्छे अनुभव, वहाँ के अलग बहुत ही सुंदर अनुभव है, क्योंकि वहां जाके मुझे पहला अनुभव जो फील हुआ, वहां मैं किसी से ज्यादा मैंने पहली बार में बात नहीं की, मैं अकेली बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे अकेले बैठना और चुप रहना वहां अच्छा लगता था। सब लोग ग्रुप्स में रहते थे, हा हा ही करते थे, खाते पीते थे, लेकिन मैं चुप दूर ही रहती थी। सब मेरे फ्रेंड्स ही थे, और बहुत सारे फ्रेंड्स बन भी जाते हैं वहां पे। और पत्री सर का कहना रहता था कि आप कभी भी टेबल पे खाना खाने बैठिए तो नए लोगों के साथ ही बैठिए, कभी अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बना के मत बैठिए, यहाँ लोगों से मिलिए जुलिए। उसमें डॉक्टर रंजन भी आए थे, पहली बार मैंने डॉक्टर रंजन को देखा, और मैंने सोचा ये लड़का, ये लोग इसको क्यों घेरे हुए हैं। ऐसा मैंने सोचा उनको देख के। बाद में मुझे पता चला कि ये डॉक्टर रंजन है। तो मैं चुपचाप अकेली बैठी थी, खाना खा रही थी, तो मुझे ऐसे फील हुआ जैसे मेरे सोल तक कुछ बहुत सारा कुछ आ रहा हो, चीजें आ रही हैं, और बड़े ही होलनेस मुझे फील हुई बहुत ज्यादा। जैसे टुकड़े टुकड़े सब टूटे पड़े थे और वो सब आके जुड़ गए, और एकदम ऐसा लगा कि बस अब तो मैं
संपूर्ण हो गई हूँ। फिर बाद में मैंने ये अनुभव 1-2 लोगों से पूछा और कोई कुछ बता नहीं पाया। मैंने कहा मुझे क्या हो रहा था? लेकिन बाद में मैंने वो एक बुक पढ़ी इको बोडीन की, इकोज़ ऑफ द सोल। उसमें उसने लिखा है कि जब आपके साथ ऐसे अनुभव होते हैं, जब आप बहुत दुःख में हो जाते हो या बहुत परेशान हो जाते हो, कष्ट में हो जाते हो, तो आपका सोल के थोड़े-थोड़े टुकड़े निकल जाते हैं, चले जाते हैं कहीं। और फिर बाद में जब आप के अंदर ये चीज़ आ जाती है, हीलिंग आ जाती है, लव आ जाता है, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। तो वही मुझे फीलिंग जो हुई, जो जो मैंने बताया, होलसमनेस की फीलिंग जो हुई, वो सोल के टुकड़े ऐसा लगा कि आके सब मैं संपूर्ण हो गई हूँ, एक मुझे ये फीलिंग हुई। और भी उसके बहुत सारे अनुभव थे, लेकिन वहाँ से मैं बहुत सारी बुक्स लेके आ गई। और बुक्स लेके आई तो फिर जैसे लोग बोलते हैं पर्पस ऑफ लाइफ क्या है मेरा, क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्पस ऑफ लाइफ अपने आप आपको दिखाया जाता है, बस आप पेशेंस के साथ बैठिए, कुछ प्रयत्न मत करिए। मैं बहुत सोचती थी मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, क्या मुझे ध्यान सिखाना है? क्योंकि मुझे बार-बार रामराजू सर बोलते थे आपको ध्यान सिखाना है मैडम, 1000 लोगों को कम से कम ध्यान सिखाना है। तो मैं सोचती थी क्या मुझे ध्यान सिखाना है या मुझे सत्संग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसा मैं सोचती थी। तो अपने आप ही ये मेरे सामने आ गया, क्योंकि जब मैं बहुत बुक्स पढ़ती थी, मैं बहुत शौक था मुझे, तो डॉक्टर संदीप जो जो अभी कुछ दिन पहले आए, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था बुक्स एंड लेसन्स। तो मैंने वो जॉइन किया। उन्होंने उसमें बताया कि आप अपने अपना बुक्स पढ़िए और एक छोटा-छोटा समरी बुक का बनाइए और उसमें पोस्ट करिए, और जिसकी समरी अच्छी होगी उसको प्राइज़ मिलेगा। तो मैंने सोचा मैं भी समरी टाइप करने लगी। अब मैं जब टाइप करने लगी, कई लोग समरी टाइप करके और जो होते होंगे एक्सपर्ट वो भेजते थे बहुत बना-बना के। अब मैं टाइप करने लगी तो मैंने सोचा कि अरे ये तो बड़ा ही कठिन काम है, इससे अच्छा तो आदमी बोल ही दे। तो मैंने अपने फ़ोन को रखा और बोलना शुरू कर दिया। तो वो था पहला बुक समरी जो मैंने बनाई थी लाइफ़ की, जिसका जो कि एक किताब थी पौलो कोएल्हो की, लाइक द फ्लोइंग रिवर, जो मैंने फिर अपना उसके बाद फिर मैंने जब उनको भेजने की कोशिश की समरी बना के ग्रुप में, तो वो चूँकि 15 मिनट की थी तो वो अपलोड ही ना हो, क्योंकि गूगल ने 1.5 मिनट से ज़्यादा करते नहीं। तो मेरे हस्बैंड से मैंने कहा, "अरे! ये देखो मेरे जा नहीं रहा है।" तो उन्होंने उसको यूट्यूब पे डाल दिया। यूट्यूब पे डाल दिया तो फिर वो यूट्यूब के थ्रू फिर मेरे ग्रुप में भी गई, और जब यूट्यूब पे चली गई तो उसको कई लोगों ने देखा और देख के उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी चैनल का नाम है अनिल दीक्षित, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने यूट्यूब पे डाला था। तो मैंने फिर उस चैनल को नाम दिया कविता एट रिदम ऑफ लाइफ। उस पे मैंने 4-5 समरीज़ बनाई। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पीएमसी हिंदी के साथ मेरा वो हो गया, टाई अप हो गया। उन्होंने कहा कि आप हमें बना के दीजिए समरीज़, हम एडिट करके उसको देंगे। तो लेकिन वो एक अनुभव इतना अच्छा था कि जब मैं मेरी समरीज़ आती थी उसमें, तो इतना प्यार मुझे मिलता था, इतना प्यार मुझे मिलता था कि मैं बता नहीं सकती। लोग मुझे फ़ोन करते थे, मैसेजेस करते थे, कहते थे आप इतना प्यारा बोलती हो, आप इतना अच्छा बोलती हो। तो मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ़ था वो अपने आप ही डिफाइन हो गया। मैंने उसके लिए कोई कोशिश नहीं की, पता नहीं कैसे वो प्रकट हो गया मेरे सामने लाइफ़ में। और फिर यही पर्पस बन गया कि मुझे बुक्स पढ़ना है और उसकी समरीज़ बनाना है, लोगों के साथ बुक्स को शेयर करना है, बुक्स की विज़डम शेयर करना है। तो इस तरह से लाइफ़ में अपने आप ही एक क्या कहना चाहिए, अलाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं ना, अलाइनमेंट आता चला गया। रास्ते अपने आप सामने आते चले गए, अब क्या करना है, अब क्या करना है। किसी को म्यूट करना पड़ेगा ऐसा लगता है। हाँ। तो बस इस तरह से फ्रेंड, यस। तो इस तरह से मेरी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ती चली गई। अनुभव और भी बहुत सारे हुए, आप कहें तो मैं शेयर करूं प्रज्ञा जी एक आध, और नहीं तो मैं मेरा यस जो लर्निंग है मैं उसमें से कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगी कि क्या बिल्कुल चीज है जिसने मुझे हेल्प किया। यस कविता यस जी, मैम। टाइम है हमारे पास, बिल्कुल आप सुनाएं। टाइम है। हाँ। टाइम है तो मैंने इनर जर्नी जब किया था, तो इनर जर्नी का एक दो अनुभव बताती हूँ मैं कि फ्रेंड्स हमको ना, जब हम स्पिरिचुअलिटी में है तो हमको बहुत ही ध्यान से ना हर चीज के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए इसके पीछे क्या है। एक अनुभव मैं बताती हूँ इनर जर्नी में। काजल टेहरी और मैं, हम लोग सब थे
बहुत सारे मास्टर्स थे, जानी मैम और विभा गुप्ता, सभी लोग थे। तो क्या हुआ कि एक एक दिन जब शंपा मैम शायद ले रही थी, कौन ले रहा था सेशन मुझे याद नहीं, तो ध्यान में ना मुझे बाबा जी दिखाई दिए महाअवतार। एक ही बार दिखे मुझे आज तक वो लाइफ में। और वो महाअवतार बाबा जी जो है वो बस ऐसे, मैं पलंग पे बैठ के ध्यान कर रही थी उस दिन, और वो पलंग के कोने पे बैठ के और बस मुझे बोल रहे हैं कुछ। मैं पूछ रही हूँ क्या है इसका मतलब, क्यों बोल रहे हैं ऐसे, क्यों बोल रहे हैं। तो कुछ कोई जवाब नहीं दिया, और पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा जितनी भी देर हम ध्यान करते थे वो वही दिखते रहे मुझे, और मैं उसका मतलब ही नहीं समझ पाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब एक्सपीरियंस शेयरिंग की बारी आई, तो उस दिन था या दूसरे दिन था, दूसरे दिन सुबह की बात है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ हम लोग एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। तब काजल ने मुझे बोला कि सर कल तो मुझे कोई अनुभव ही नहीं हुआ, खाली मुझे कबीर का एक ही गाना सुनाई देता रहा, और वो गाना था, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। और मैंने वो सुना उसकी काजल की बात, और एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि बाबा जी मुझे क्या बोल रहे थे कि चुप रहो और सुनो। और बस मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और इतना रोई, और उस एक्सपीरियंस को मैं जब भी बताती थी उसके बाद मैं रोना शुरू कर देती थी। इतना ज्यादा मैं तुरंत बाबा जी से, ऐसा लगता था मैं कनेक्ट हो गई हूँ बिल्कुल, और मैं रोने लगती थी। और उसके बाद कुछ ऐसा मेरे अंदर चेंज आया कि कोई मुझसे बात करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, और मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। तो वो इनर जर्नी का जो वो 1 डेढ़ महीने का पीरियड, हमारी 3 महीने की थी इनर जर्नी फ्रेंड्स, तो बचा हुआ जो 1.5 महीने का पीरियड था वो मेरा ऐसा निकला कि मेरे लिए एक स्ट्रगल थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई कि मुझे मौन में चले जाना चाहिए था उस समय, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था। तो मुझे बोलना, बात करना, उसी दौरान हमने घर भी शिफ्ट किया। फिर उसके बाद जब पावनी मैडम और सब लोगों के साथ शेयरिंग हो रही थी, तो मैंने कहा सर मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे कुछ बात करने की इच्छा नहीं होती है, और मुझे किसी से जवाब देने की भी इच्छा नहीं होती, और कुछ सुनने की भी इच्छा नहीं होती। तो रामराजू सर ने उस टाइम मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि उसी टाइम पे मेरे ये भी आए हुए थे, एक दो क्या बोलते हैं, बुक 4 एग्रीमेंट्स और बुक समरीज आए थे, बहुत लोग नंबर भी मांगते थे। तो सर ने, मैं उन्होंने कहा मैम आप बिल्कुल मत बोलिए, किसी से मत बोलिए, बिल्कुल चुप रहिए। और जो मेरा नंबर लेता था उसको वो बोल देते थे कि आजकल वो चुप उसमें है, रिक्लूजन में है, वो किसी से बात नहीं कर रही है, वो नेचर के साथ है चुपचाप रहती है। तो तो मैंने ये रियलाइज किया फ्रेंड कि वो टाइम ऐसा था कि अगर मैं चुप रहती और 1 आध महीने के लिए शायद मौन में चली जाती, तो मुझे बहुत कुछ अनुभव हो सकते थे जो कि मैं नहीं कर पाई। तो अंदर की आवाज जरूर सुनना चाहिए फ्रेंड्स, जो कि मैंने नहीं सुनी। अब मैं रियलाइज करती हूँ, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किया था और नए सर्वेंट्स थे और बहुत कुछ हौच-पौच चल रहा था, तो वो मैं पूरा नहीं कर पाई, जो जो मेरा वो एक्सपीरियंस था। वो मेरे से एक गलती हुई कि मुझे सब छोड़ के और सिर्फ चुप रहना था और अंदर की आवाज सुननी थी। तो एक अनुभव ये था फ्रेंड्स, और दूसरा अनुभव मुझे ये हुआ कि जब ये कोरोना हुआ, उसी टाइम हमारी इनर जर्नी शुरू हुई थी। तो मैंने एक सपना देखा। बहुत सारे कुछ चीजें मैं सपनों में देखती थी पहले भी, जो मैंने रियलाइज नहीं की, पर अब मैं रियलाइज करती हूँ। मैंने एक सपना देखा कि हम एक सी में हैं, एक शिप है, मेरी फ्रेंड्स है, फैमिली है, और बहुत बड़ा सी है, और वो शिप है, और हमें उस शिप में रहना है। हम उस शिप से उतर नहीं सकते चाहे कुछ हो जाए। और एक बहुत बड़ी वेव, हमारे एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है, उसमें वो वेव दूर दिखाई दे रही है, कि बहुत ही ऊंची वेव है, एक वेव आ रही है, और वो वेव हम सबको डुबाएगी, ये बात तय है बिल्कुल, और कोई बच नहीं सकता। तो बस हमें अपने दिन काउंट करने हैं, मैं मतलब ये सपने में हमें बताया जा रहा है। और ये शिप कहीं किनारा नहीं है, कोई ना आप उससे उतर सकते हैं। सभी लोग परेशान थे, फिर सबने एक्सेप्ट कर लिया, और धीरे धीरे वो वेव पास आती चली गई। और फाइनली जिस दिन उस वेव को आना था, उस दिन हम सब इकट्ठे हो गए कि हम गिरेंगे जहां भी, तो साथ ही गिरेंगे समुद्र में, ये सोच के। और सब इकट्ठे वेट करते रहे कि अब वेव आएगी और हमें गिरा देगी। लेकिन वो वेव आई और ऐसा झटका देके हल्का सा चली गई। तो हम पूछ रहे हैं कि अरे वेव का क्या हुआ, वो तो आने वाली थी, हम तो सब डूबने वाले थे। तो कोई बता रहा है कि नहीं, वो हल्का सा झटका देकर ही चली गई है वेव, और हम सब बच गए हैं।
और फिर हमको ले जाके और किनारे पे उतारा जा रहा है कि अब तुम लोग सब चले जाओ लैंड पे, उतर सेफ हो। जाओ सब लोग, हाँ तुम लोग सेफ हो। तो मैंने सर को बताया, सर बोलते हैं आपने मैम ये प्रोफेटिक वो देखा है, ड्रीम देखा है, लेकिन तब भी मैं उसका पूरा इम्पैक्ट नहीं समझ पाई। मैं उसको तब समझ पाई जब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि अरे ये सेकंड वेव आने वाली है। तब वो जो वर्ड था ना वेव, उसका मतलब तब मैं समझ पाई कि ये कैसे रिलेटेड था सपना जो आने वाला था, उसको मैंने देख लिया था। तब एकदम शुरुआत थी, तब ऐसा डर नहीं था, हम सोचते थे कि थोड़ा बहुत कोरोना आएगा और ये जैसे स्वाइन फ्लू और ये सब जो है ये कंट्रोल हो गया, वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद काफी दिन तक वो फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव का चक्कर चलता रहा। तब मैंने रियलाइज किया कि वाकई में ये सपना प्रोफेटिक था। तो ऐसे कई सपने मुझे आए फ्रेंड्स, मैंने कई शेयर भी किए हैं लोगों के साथ। कई बातें ध्यान में भी मुझे दिखती, पता चल जाती है। तो ये सब ध्यान के चमत्कार हैं जो कि आप करते रहिए। और आप भी, आप लोगों के साथ तो वैसे भी आप बहुत सारे अनुभव शेयर करते रहते हैं अपने। और कुछ चीजें मैं जो आपको बताना चाहूंगी कि आप जब इस जर्नी में हैं, तो ध्यान की जर्नी में, तो कुछ आपको जरूर करने चाहिए। एक तो रिट्रीट्स, जो मेरा अनुभव है, कभी भी मौका लगे तो रिट्रीट करने जरूर जाइए, जहाँ 15, 20, 25 या जितने भी 100 लोग भी इकट्ठे होकर ध्यान करते हैं। वहां आपका जितना आप महीने, 2 महीने, 4 महीने या साल भर में जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो 2, 3, 4 दिन में आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं। और अगर आप रिट्रीट में नहीं जा पा रहे हैं, तो 4, 5, 6 जितने भी लोग आसपास रहते हैं, इकट्ठे होकर 2 से 3 घंटे का ध्यान एक साथ बैठ के जरूर करिए। उससे आप देखिए बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ेगा, ध्यान और सत्संग। दूसरे, मौन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौन रहना जरूर सीखिए आप। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। आप जरूर जरूर बुक रीडिंग करिए। अगर नहीं है आपको शौक तो एक पेज ही पढ़िए भले ही, लेकिन रोज एक पेज जरूर पढ़िए। और माइंडफुलनेस जरूर प्रैक्टिस करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब चीजें मैं वो बता रही हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को इम्पैक्ट किया, जिनसे मुझे बहुत गति मिली। अपना जो मेरा जो ये जर्नी थी, जो उसमें बहुत गति मिली मुझे। वॉकिंग मेडिटेशन जरूर करिए। तो ये क्या होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ आपको बढ़ाता है। और ये आपका जो संकल्प है ना अंदर, कि बस मुझे अपने आप को जानना, मेरे अंदर एक धुन सवार हो गई थी जब मैंने पहली बार ध्यान किया। और उसके बाद मैं घर आई, और उसके अंदर जैसा होता ना कि बस अब मुझे और कुछ काम लाइफ में करना ही नहीं, बस मुझे अपने आप को जानना है, कौन हूं मैं, ये क्वेश्चन मेरे अंदर आ गया। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स जो मैंने मिस कर दी, वो ये आपको बताना कि मैं एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। जैसा मैंने कहा, एनर्जी क्या होती है मुझे नहीं मालूम थी। कैसे हम ऑपरेट करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी क्या होती, कुछ नहीं मालूम था मुझे। लेकिन क्या हुआ कि एक सदगुरु की रिट्रीट हुई इनर इंजीनियरिंग करके, उसमें उन्होंने बड़े अच्छे से एनर्जी को समझाया। उसने तो एनर्जी के बारे में मेरे सारे पूरे फंडे क्लियर कर दिए। और फिर मैंने उसको स्टडी किया, बहुत ज्यादा एनर्जी को बहुत स्टडी किया। और स्टडी करने के साथ साथ फिर मैंने उसको एक्सपेरिमेंट भी किया। जैसे बोलते हैं ना, प्राणिक हीलिंग सीखा मैंने। प्राणिक हीलिंग में मैंने देखा कि कैसे एनर्जी काम करती, कैसे आप कितनी भी दूर बैठे व्यक्ति को कैसे आप उसकी एनर्जी को क्लीन कर सकते हो, हील कर सकते हो। रेकी सीखा मैंने, क्रिस्टल सीखा मैंने, सारे तरह के जितने भी हीलिंग के पैटर्न थे, सब बहुत सारे कुछ सीखे। सिर्फ इसलिए सीखे क्योंकि हमें किसी की हीलिंग तो करना नहीं है, पत्री सर बार बार बोलते हैं। तो मैंने सिर्फ इसलिए सीखे क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया था कि ये कैसे काम करती है एनर्जी। तो ये फ्रेंड्स एक बहुत ये इम्पोर्टेंट चीज थी। तो हमारा पीएसएसएम जो मैं आपको बार बार हर प्लेटफॉर्म पे बताती हूँ कि हमारा वैसा नहीं है जैसा कि एक होता है ना कि गुरु, एक गुरु है वहां पे जो कि आपको वही बोल रहा है और आप सब जो है केवल सुन रहे हो। पीएसएसएम में हर व्यक्ति को अपना गुण दिखाने का, उभारने का, हम एक ड्रॉप ऑफ कॉन्शियसनेस है, हमारे सबके अंदर कुछ ना कुछ जरूर खासियत है। तो वो हमारे अंदर वो खासियत पत्री सर ने ऐसा वो बनाया हुआ, मतलब क्या कहना चाहिए, सिस्टम बनाया हुआ है कि हम सबको जरूर मौका दिया जाता। तो आपके सबके अंदर कुछ ना कुछ है, एक कला है, आप सब आर्टिस्ट है, कलाकार है। तो आप उस कला को जरूर जरूर उभारिए। कुछ कुछ भी आपको जो भी पसंद हो आप करिए। आपको ड्राइंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, बच्चों को पढ़ाना पसंद है, किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाइए, बुक रीडिंग करिए, स्वाध्याय करिए।
आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने ध्यान नहीं करती थी, तब एक लेडी थी हमारे यहाँ जो कि ऑफिसर थी, आईएएस अफसर थी। वो वॉक करने जाती थी तो वो रास्ते में जितने भी प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं ना, पॉलिथीन के, वो सब उठा के ले आया करती थी और वो कचरे में फेंका करती थी। तो लोग बड़ा हंसते थे उनके ऊपर और कहते थे कि ये तो वो पॉलिथीन बीनने वाली बाई, इस तरह के उनके नाम दिया करते थे। और मैं भी तब उसका इम्पैक्ट नहीं समझ पाई, लेकिन बाद में मैं समझ पाई कि ये सब चीजें कितनी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को एनहेंस करती है। आप आपका क्या इंटेंट है, आपका क्या चाहते हो? आप धरती माँ की वेलबींग चाहते हो तो आप उसके लिए काम करिए, बाग बगीचे लगाइए, कचरा साफ करिए, जागरूकता अभियान में हिस्सा लीजिए। हम अपनी कम्युनिटी में थोड़े थोड़े दिनों में किसी एक संडे मॉर्निंग इकट्ठा होते हैं और क्लीनिंग करते हैं सब जाके। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का हिस्सा है। खाली ध्यान करना या स्वाध्याय करना या सेवा करना या सत्संग करना ये नहीं, ये आपको अपना खुद का विकास करना है। और ये मेरा खुद का अनुभव है। ये मैंने जो अपने लाइफ में जो कुछ किया उससे मैंने सीखा है कि अपना गुण उभारना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये आपको फ्रेंड्स जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। आप देखिए कि आपको क्या पसंद है और जरूर आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो कि उभरना चाहती होगी, तो अब आप उसको उभारिए। तो प्रज्ञा जी, मुझे लगता है ये जर्नी मैं यहाँ अपनी कंप्लीट करती हूँ और आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप पूछिए जरूर से। थैंक यू कविता जी, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। बहुत अच्छा लगा, कई बातें सीखने को भी मिली। बहुत ही अच्छा लगा। थैंक फिर यू मैम, थैंक यू। थैंक बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, लगा कविता जी, थैंक बहुत यू। ही मोटिवेशनल थैंक है। यू, थैंक थैंक यू, मतलब मोटिवेशन थैंक यू। आपकी, और बहुत ही जैसे हम लोग भी पीछे हो जाते हैं कई बारी, तो आपकी ये जर्नी सुन के जरूर आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा सब लगा लोग मैम। आप सब हमेशा ही अच्छी तरह बताते हैं, पर लेकिन आपकी जर्नी आपके द्वारा सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बहुत प्रज्ञा दीदी, बहुत 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 मुबारक हो। आपकी हंसी से ज्यादा अच्छा लगता है सब कुछ, सच में। प्रज्ञा दीदी, बरकरार, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। अग्री। थैंक यू नीरू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हम सबकी जर्नी बहुत अद्भुत है। जब हम सुनने चलते हैं तो पता चलता है। जैसे मैं अपनी जर्नी बताने जाती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्या खास हुआ। बस एक अवेकनिंग हुई जब एक पॉइंट था जब मैं गलत मतलब जो रास्ते पे मैं चल रही थी उससे मुझे हटा लिया गया और दूसरा रास्ता दिखा दिया गया। तो लेकिन फिर भी जब जो लोग सुनते हैं शायद उन्हें फर्क पड़ता होगा। मैम, एक दिन में कितने घंटे करना चाहिए मेडिटेशन, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? मैं तो जब मैंने शुरू किया तो मैं तो 2-2 3-3 घंटे किया करती थी जी। ध्यान। मेरे पास हाँ उस जी। समय सुविधा भी थी, घर में काम करने वाले लोग भी थे और मैं अच्छा मतलब सब तरह के साधन थे उस समय मेरे पास। तो कभी हाँ 1 घंटा, जी। कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा। अभी 1-1.5 साल से ऐसा हुआ कि मेरा ध्यान कम हो गया क्योंकि हमने जब से मैंने बताया ना हमने शिफ्ट किया, जी जी। घर शिफ्ट करने से फिर मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर्वेंट्स का, तो मेरा उतना अच्छा ध्यान नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जितना भी मौका मिलता मैं कर लेती हूँ। पर 2 से 3 घंटे अगर आप करेंगे तो बहुत फास्ट डेवलपमेंट होता है। जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, एक्स्ट्रा हाँ सेंसरी जी, हाँ जी। परसेप्शन, यस यस। जी ये जी। सब ध्यान करने के दौरान हुए। एक बार तो मैं इतना मजा आया कि मेरी मम्मी आई, वो अपना फोन लेके आई हाँ नया, जी। और उन्होंने कहा कि ये फोन बहुत बेकार है, इससे मैं परेशान आ गई हूँ, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, इसमें ये भी नहीं होता, इसमें वो भी नहीं होता। तो 2-4 दिन सुनने के बाद एक बार मैं जैसे ही ध्यान में बैठी तो मम्मी का फोन मेरे सामने आ गया और वो अच्छा। फोन मेरे से कहता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। अच्छा। तो मुझे इतनी हंसी आई, मैंने मम्मी से बोला, मम्मी तुम्हारा फोन मुझसे आके बोल रहा है, उसको जरा परेशान प्यार कर से दिया। ट्रीट हाँ। करो। हाँ, उसको शांति से प्यार से। प्यार और वो चाहिए। वाकई में जब शांति और प्यार से उसको ट्रीट किया तो वो ठीक हो गया। अच्छा, इसका मतलब हाँ फोन भी परेशान हो जाता है। हाँ बिल्कुल। वो तो जो मिर्दार में जो कहते हैं ना कि आप चीजों को हाँ जैसे देख रहे हो चीजें भी आपको हाँ, वैसा ही देख रही हैं। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, हर और चीज। ऐसे एक नहीं
नहीं, कई अनुभव मुझे हुए जब हम चीजों को सोचते कि तो जड़ है, वो आके मेरे से बात करने लगती है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, तो दीदी ओके, लगातार ही करना चाहिए थैंक यू। 2-3 घंटे या 1-1 घंटा नहीं बैठकर? नहीं, 1-1 घंटा भी कर सकते हैं, कभी 1 घंटा सुबह, कभी 1 भी घंटा दिन में दोपहर, 1-1 घंटा, कभी। कभी भी दिन में, हाँ 2 घंटा कम से कभी कम, भी। 2 हाँ, 2 घंटा घंटा जरूरी है। बिल्कुल, अच्छा 2 जी, घंटा हाँ, करने से बहुत अच्छा, सारे आपके मतलब हाँ पर्दे जी, हटने लगते हैं। अच्छा जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम वेलकम। और अपने ड्रीम्स पे जरूर ध्यान दीजिए, जो आप सपने देखते हैं ना, अच्छा, तो उन पे जरूर ध्यान दीजिए, उनके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अच्छा, हम मेरे सोचे साथ कि, तो हाँ जी, हमने सोचा कि मेडिटेशन में जो आने वाला वो अलग है, ड्रीम्स अलग है, तो ड्रीम्स हाँ, भी नहीं इसमें नहीं, इंक्लूड होता है इसमें क्या, कनेक्टेड इंक्लूडेड है? है ड्रीम, बिल्कुल अच्छा, कनेक्टेड है। अच्छा, मैं आपको अपना एक ड्रीम बताना चाहती हूँ। मैं वैसे तो मैंने कई ड्रीम देखे, बहुत मुझे देखे, बहुत पर ड्रीम एक आता है, हाँ जी, आते हैं ना, एक ड्रीम रिसेंटली आया कि मेरी फ्रेंड है, जिनको मैं हाँ, दीदी बोलती हूँ, उनके हस्बैंड को जीजा जी बोलती हूँ, फैमिली हाँ, फ्रेंड है हमारे। उनको मैंने देखा अचानक, बहुत सालों से मतलब उनसे मेरी बात भी नहीं हुई है। मैंने जी, देखा वो और उनके हस्बैंड है, और उनके हस्बैंड जो है वो आए हैं घूमने के लिए, और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, उनके मुंह से कुछ झाग जैसा निकल रहा है, कुछ वॉमिट अच्छा, कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो और वो कह रही है कि ये इतने स्ट्रेस में रहते हैं, इन्होंने अपना ये हाल कर लिया है इस स्ट्रेस के कारण। तो मैंने उनको फिर नेक्स्ट डे फोन किया, हालांकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये फालतू की बात है, तुम उनको डराओ मत फोन करके, ऐसा वैसा। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि पहले भी कई ड्रीम मुझे ऐसे आ चुके थे, लेकिन मैंने उनको, मैं, मेरे हस्बैंड कहते थे मत करो मत करो, तो मैं उन लोगों को फोन नहीं करती थी। तो इस बार मैंने अच्छा, कहा नहीं, मुझे टेस्ट करना, मुझे देखना है कि आखिर क्यों आया ये सब। तो मैंने उनको कॉल करके पूछा आप लोग कैसे हैं, उन्होंने बोला सब ठीक है। मैंने कहा मैंने आपको सपने में देखा। तो उन्होंने कहा क्या देखा कविता? तो मैंने कहा कि मैंने देखा कि जीजा जी की तबीयत ठीक नहीं है, और वो उल्टी कर रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि जीजा जी तो हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ, इंडिकेशन और हुआ इसका मतलब, हाँ, हाँ, तो मैंने कहा हाँ, क्या हो गया? बोले उनके फूड पाइप में प्रॉब्लम हो गई, उनको वही अल्सर वही, हो गया, हाँ, वो कुछ खा नहीं पा रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही, तो उनको आईवी के दौरान इसके द्वारा हाँ जी, हाँ जी, हम लोग खाना दे रहे हैं। तो हाँ, बोली कितना कविता तुम मुझे कितना प्यार करती हो, तुमको पता चल गया, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो होता है, देखिए जहाँ आपका कनेक्शन होता है ना, हाँ, वाइब्रेशन और आ जाता है उधर से, वाइब्रेशन आता है। अभी मेरी हाँ एक जी, फ्रेंड को मैंने सपने में देखा अचानक। तो जी, फिर मैंने उसको कॉल किया, मैंने सोचा इससे मुझे बात करना चाहिए। तो मैंने जब कॉल किया तो उसने मुझे इतना थैंक यू बोला कॉल करने के लिए। उसने कहा कि मैं बहुत परेशान थी, मेरे हस्बैंड को लिवर सिरोसिस हो गया था, मैं बहुत डिस्कनेक्टेड थी। तो मैंने ऐसी कुछ बात चली, मैंने उसको 2-3 चीजें बताई है, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, ये बुक पढ़ो, ये देखो, ये करो। तो वो कहती कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है तुमसे बात करके, कविता तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे कॉल किया, मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही। तो मैं सोचती हूँ कि शायद यूनिवर्स मेरे थ्रू कहीं तक कुछ बातें पहुंचाना चाहता है, और हाँ इसलिए जी, मुझे ड्रीम्स में वो लोग दिखाई देते हैं। और मुझे फिर उनसे मुझे बात करना चाहिए, ऐसे उनको जाने नहीं देना चाहिए। ये अच्छा, बात मैंने रियलाइज की। हाँ, हाँ, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। अंजू जी, नमस्ते कविता दी। नमस्ते जी। विनोद दीदी ने भी तो मुझे सपने में देखा, क्या देखा विनोद दीदी बताइए? मैंने देखा था कि भाई मुझे आप उठा रहे हैं कि मुझे डायलिसिस हो गया और आप सोते जा रहे हो, आप उठो इधर से और मेडिटेशन करो। फिर मैं तो बहुत डर गई थी, लेकिन फिर आपने रेमेडी बताई। विनोद दीदी ने और सपने में अभी देखा कि इनकी किडनी खराब हो रही लेकिन मैं है। परफेक्ट अब ठीक है ना, सब ठीक है दीदी? नहीं दे रहा। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क इश्यू होगा कुछ। तो अंजू जी का ले हाँ लेते हैं तब तक। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। जी कविता दीदी। हाँ जी, बोलिए। आपने जैसे स्वप्न के लिए बोला है, ये मेरे को कल नाइट जैसे ना, मैं कोई प्लांट तोड़ रही हूँ जैसे कहीं से ऐसे, मेरे को आदत भी है वैसे, मैं कहीं जाती हूँ ना तो सबको बोलूंगी ये कटिंग लग जाती है, तो उनको पता है ये लेके जाएगी ही जाएगी। तो मैं ना जैसे कहीं से प्लांट तोड़ रही हूँ, तो मेरे पास आके ना एक बहुत बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, तो मैं एकदम हटती हूँ, तो मैं देखती हूँ ये तो इसमें तो सभी ध्यान नहीं बैठे हैं, क्या अंदर से मतलब सीट्स उसकी,
गाड़ी भी मैं सोचती हूँ पता नहीं ऐसी होती भी है कि नहीं, ब्लैक गाड़ी जिसमें सीट्स पे ऐसे सभी ध्यानियों के लिए तकिए लगे हुए, तो मैं ना प्लांट्स को वहीं छोड़ देती हूँ। तो उधर गाड़ी की तरफ जैसे लेडीज जा रही है सब, और भी कई उनके पीछे पीछे चल पड़ती हूँ। ये कल मॉर्निंग 3:30-4 बजे का स्वप्न है। तो अब तो ये वही बात आपने बोला, अब सोच रही हूँ कि ये